हर साल ना लाखों कैंडिडेट्स यूपी टेट जैसी बड़ी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। हाँ बिल्कुल, संख्या तो हर साल बढ़ती ही जा रही है ना। लेकिन इनमें से एक बहुत बड़ा प्रतिशत एक ऐसी बुनियादी गलती कर बैठता है जिसका असल में किताबों या पढ़ाई से कोई सीधा लेना देना ही नहीं है। जिसे मनोविज्ञान में इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस कहा जाता है। एकदम सही, यानी प्रगति का भ्रम। मतलब एस्पिरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए। हाँ, क्या पढ़ा जाए और सबसे अहम बात क्या छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। तो बिना मानसिक तनाव के बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक का सफर आखिर कैसे तय किया जाए, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी बेहद प्रासंगिक सवाल को डिकोड करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है ना। हमारी आज की इस चर्चा का आधार एक बहुत ही ठोस स्ट्रैटेजिक रोड मैप प्रेजेंटेशन है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो टीचिंग एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। जी। और इस चर्चा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो सिर्फ सतही जानकारी देना या कुछ बुलेट पॉइंट्स को दोहराना नहीं है। हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से कैसे बचा जाए। हाँ, मतलब उस अथाह समंदर में डूबने से कैसे बचें जहां हर दिन नया स्टडी मटेरियल सामने आ जाता है। आज के डिजिटल युग में मटेरियल की तो कोई कमी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। कमी है तो बस एक सही और स्पष्ट दिशा की। तो हम इस रोड मैप के हर एक हिस्से का बारीकी से विश्लेषण करेंगे ताकि सुनने वालों को एक क्लियर और एंगेजिंग स्ट्रैटेजी मिल सके। और वो भी बिना थके, स्मार्ट तरीके से। पढ़ाई कैसे की जाती है, आज हम उस विज्ञान को पूरी गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी रणनीति को अनपैक करते हैं। किसी भी बड़ी चुनौती से निपटने का सबसे पहला उसूल यही होता है कि उसके बुनियादी नियमों को समझा जाए। सही कहा। सीधे किताबों में कूदने से पहले मैदान को समझना जरूरी है। तो अबाली डेटा और आधिकारिक ढांचे के अनुसार सबसे पहले यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बुनियादी स्वरूप की बात करते हैं, जो कि एक स्टेट लेवल या राज्य स्तरीय परीक्षा है। हाँ, और इसे मुख्य रूप से 2 स्तरों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी स्तर जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, और दूसरा है अपर प्राइमरी स्तर जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। और एग्जाम पैटर्न का जो डेटा हमारे पास है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूरे 150 प्रश्न होते हैं और कुल 150 अंक मिलते हैं। मतलब हर सवाल का 1 नंबर। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे पैटर्न में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अरे वाह, ये तो कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है ना। रणनीतिक रोड मैप की स्लाइड में एक बात बहुत जोर देकर कही गई है, स्मार्ट अटेम्प्ट सेफ है। ये नो नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। मतलब जब दिमाग को पता होता है कि गलत उत्तर देने पर सही कमाए हुए नंबर नहीं कटेंगे तो स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है। हाँ, घबराहट में होने वाली गलतियां घट जाती हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है स्मार्ट अटेम्प्ट, वो अपने आप में एक पूरी रणनीति है। कैसे? बताता है कि किन विषयों पर कैसे वार करना है। हाँ, तो सिलेबस के 5 मुख्य पिलर्स हैं: गणित, हिंदी, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी या संस्कृत, और सबसे खास सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बिल्कुल। और रोड मैप स्पष्ट रूप से हाईलाइट करता है कि सीडीपी सबसे ज्यादा स्कोरिंग विषय है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पूरे सिलेबस को देखकर मुझे एक ट्रेन का ख्याल आता है। मैं सोच रही थी कि ऐसा लगता है जैसे सीडीपी उस पूरी ट्रेन का इंजन है। अच्छा। हाँ, अगर बाल मनोविज्ञान समझ आ गया यानी इंजन में ताकत है, तो क्या बाकी विषयों की पेडागोजी के सवाल जो डिब्बों की तरह हैं वो अपने आप खींचे चले आते हैं? इस बात में काफी वजन है। ट्रेन के इंजन वाली ये तुलना बहुत अच्छे से दर्शाती है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का असली मकसद क्या है। और वो मकसद क्या है? परीक्षा बनाने वालों का उद्देश्य ये चेक करना नहीं है कि किसी को कितनी हाई लेवल गणित आती है। उनका मुख्य उद्देश्य ये चेक करना है कि क्या वो व्यक्ति अपने ज्ञान को एक छोटे बच्चे के दिमाग तक पहुंचा सकता है या नहीं। हाँ, और इसी कला को पेडागोजी कहते हैं। बिल्कुल। सीडीपी वो विषय है जो सिखाता है कि एक बच्चा सोचता कैसे है, सीखता कैसे है। जब कोई इसे गहराई से समझ लेता है तो इसका फायदा सिर्फ उसी के 30 सवालों में नहीं मिलता। मतलब मैथ और ईवीएस की पेडागोजी में भी मदद मिलती है। 100%। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना गया है। रोडमैप भी इसी बात पर जोर देता है कि यहाँ रट्टा मारने की प्रवृत्ति काम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट्स और टीचिंग मेथड्स को समझना होगा। बिल्कुल। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज अप्रोच पर नजर डालते हैं। हाँ,
रोड मैप में इसे बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझाया गया है। जैसे लैंग्वेज या भाषा के लिए कहा गया है कि ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पर पकड़ बनानी होगी। गद्यांश को पढ़कर समझने की क्षमता रातों रात नहीं आती, इसके लिए पढ़ने की आदत डालनी पड़ती है। और मैथ्स के लिए फोकस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और स्पीड बढ़ाने पर है। हाँ, यहाँ लोग एक बहुत सामान्य गलती करते हैं। वो क्या? एस्पिरेंट्स अक्सर YouTube से बड़ी बड़ी शॉर्टकट ट्रिक्स रटने लगते हैं, लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एग्जाम हॉल के प्रेशर में सारी ट्रिक्स दिमाग से उड़ जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो सच है। और जहां तक ईवीएस की बात है, वहां तो सीधे सीधे एनसीईआरटी की किताबों को ही आधार माना गया है। एकदम सही। बाजार से मोटी मोटी महंगी किताबें लाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, रोड मैप फैक्चुअल रिवीजन पर जोर देता है, क्योंकि पेपर सेट करने वाले हमेशा एनसीईआरटी को ही प्रामाणिक मानते हैं। विवाद होने पर कोर्ट में भी वही मान्य है। तो अनावश्यक भटकाव से बचें। ये रणनीति सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि सफलता का रास्ता काफी सीधा है ना? बस उस पे लगातार चलने की जरूरत है। अब सिलेबस समझ लेने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की। एक एस्पिरेंट का दिन आखिर कैसा दिखना चाहिए? यहीं पर रोड मैप का डेली टाइम टेबल काम आता है। तैयारी के 3 मुख्य चरण हैं। पहला, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। दूसरा, एनसीईआरटी पर फोकस करते हुए कक्षा 1 से 8 तक का बेस स्ट्रॉन्ग करना। और तीसरा, स्मार्ट स्टडी के जरिए डेली रिवीजन। लेकिन इसमें जो दावा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है रोज 5 से 6 घंटे की पढ़ाई का मतलब है सिलेक्शन पक्का। क्या सच में सिर्फ 5-6 घंटे? ये 5-6 घंटे वाला आंकड़ा हवा में नहीं उछाला गया है। इसके पीछे कॉग्निटिव साइंस का सपोर्ट है। अच्छा। हाँ, इंटरनेट पर टॉपर्स के इंटरव्यू सुनकर लोग सोचते हैं 14-16 घंटे पढ़ना जरूरी है, लेकिन इंसानी दिमाग की जानकारी सोखने की एक लिमिट होती है। हाँ, ये तो है। 5-6 घंटे की क्वालिटी स्टडी या डीप वर्क, जहां फोन दूर हो, वो 12 घंटे की बिखरी हुई पढ़ाई से कहीं ज्यादा असरदार है। तो चलिए इस 5-6 घंटे के स्लॉट को तोड़कर देखते हैं। बिल्कुल। टाइम टेबल के अनुसार सुबह फ्रेश दिमाग से सीडीपी और थियरी वाले विषय पढ़ने हैं, दोपहर में मैथ्स और ईवीएस को समय देना है, और शाम को लैंग्वेज पढ़नी है और प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही साइंटिफिक शेड्यूल है। मैं इस शेड्यूल को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। बताइए। मैथ्स को जानबूझकर दोपहर के लिए ही क्यों रखा गया है? इसके पीछे क्या साइंस है? ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसके पीछे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और कॉग्निटिव लोड का विज्ञान है। वो कैसे काम करता है? देखिए, सुबह दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, नई थियरी या बाल मनोविज्ञान समझना आसान होता है। अब दोपहर की बात करें, लंच के बाद शरीर में क्या होता है? सुस्ती छा जाती है और नींद आने लगती है। बिल्कुल, खाने के बाद तो अक्सर लगता है कि बस एक झपकी ले ली जाए। एकदम सही। उस सुस्ती में अगर इतिहास या थ्योरी पढ़ने बैठे तो नींद पक्की है। हाँ, किताब खुली रहती है और आंखें बंद। इसीलिए मैथ्स को दोपहर में रखा गया है। गणित कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। जब हाथ में पेन होता है, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो दिमाग को अलर्ट रहना ही पड़ता है। बिल्कुल। मैथ्स नींद उड़ाने का सबसे बेहतरीन टूल है, और शाम को जब ऊर्जा कम होती है तब कॉम्प्रिहेंशन या प्रैक्टिस की जा सकती है। ये एक्सप्लेनेशन वाकई बहुत तार्किक है। मतलब अपने शरीर के प्राकृतिक रिदम के साथ सिंक में काम करना है। एकदम सही। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस तैयारी की असली परीक्षा है, प्रैक्टिस करना और गलतियों से बचना। क्योंकि बेहतरीन टाइम टेबल तब तक बेकार है जब तक आप उसे मैदान में टेस्ट ना करें। रोड मैप स्पष्ट निर्देश देता है कि रोज 20-30 MCQs सॉल्व करने हैं। हाँ, और परीक्षा का पैटर्न समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs देखने हैं। और हर हफ्ते एक फुल मॉक टेस्ट देना है। ये प्रैक्टिस का त्रिकोण है: डेली MCQs, PYQs और वीकली मॉक टेस्ट। ये सबसे धारदार हथियार है। इसके बिना तो तैयारी अधूरी है। बिल्कुल। बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम हॉल में जाना वैसा ही है जैसे बिना नेट प्रैक्टिस के इंटरनेशनल मैच खेलना। ये बात 100% सच है। लेकिन यहीं पर रोड मैप उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करता है जो ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, कौन कौन सी? पहला, सिर्फ नोट्स कलेक्ट करना पर उन्हें पढ़ना नहीं। दूसरा, रिवीजन छोड़ देना। और तीसरा, मॉक टेस्ट को इग्नोर करना। ये तो बहुत आम गलतियां हैं। मुझे इस पहले पॉइंट पर एक मजाकिया एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, बताइए। दरवाजा तक ना देखे। PDF और नोट्स जमा करना पढ़ाई नहीं है, उन्हें दिमाग में प्रोसेस करना असली पढ़ाई है। ये बहुत ही चुभने वाला लेकिन एकदम जमीनी हकीकत वाला उदाहरण है ना?
आजकल टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके फोल्डर भर लेते हैं। और इसी को हमने शुरुआत में इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस कहा था। अच्छा, ये उसी से जुड़ा है। बिल्कुल। जब कोई नया PDF डाउनलोड करता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। वो खुशी वाला हार्मोन। हाँ, दिमाग को एक झूठी संतुष्टि मिलती है कि आज तो मैंने बहुत पढ़ाई का सामान जुटा लिया। लेकिन असल में तो एक पन्ना भी नहीं पढ़ा होता। वही तो। असली पढ़ाई यानी उसे लाइन बाय लाइन पढ़ना एक बोरिंग काम है। उसमें डोपामाइन नहीं मिलता। इसीलिए रोड मैप रिविजन पर जोर देता है। हाँ, नया मटेरियल खोजना एक्साइटिंग है, लेकिन सिलेक्शन पुराने नोट्स को बार बार पढ़ने से ही होता है। और मॉक टेस्ट इग्नोर करने के बारे में क्या? लोग डरते हैं कि कम नंबर आए तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन गलती तो एग्जाम में भी हो सकती है। बिल्कुल। बेहतर है कि घर पे गलती करके उसे सुधार लिया जाए। ये डोपामाइन वाला पॉइंट बहुत आंखें खोलने वाला है, और इसी से रोड मैप की आखिरी बात जुड़ती है। कंसिस्टेंसी ही सफलता है। डेली इंप्रूवमेंट से ही सिलेक्शन मिलता है। यानी सिलेक्शन कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं। पहले हफ्ते तो सब 10 घंटे पढ़ लेते हैं। असली बात है कि क्या आप उसे 6 महीने तक खींच सकते हैं। हाँ, रोज 5 घंटे पढ़ना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि 2 दिन 10 घंटे पढ़े और फिर 5 दिन किताब ना छुएं। एकदम सही कहा आपने। तो अगर हम इस चर्चा को समेटे तो 0 से सिलेक्शन का सफर मुश्किल नहीं है। बस 5-6 घंटे की कंसिस्टेंसी, NCERT का बेस और सही टाइम टेबल चाहिए। हाँ, और नोट्स कलेक्टर वाले जाल से बचना है। इस रोड मैप को लागू करने के लिए स्रोतों में एक बेहतरीन जानकारी भी है। वो क्या है? यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए जल्द ही एक कंप्लीट कोर्स आ रहा है। अरे वाह। हाँ, जिसमें सिलेबस वाइज डिटेल्ड क्लासेस, MCQ प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज मिलेगी। ये तो एस्पिरेंट्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल। और रिमाइंडर भी है कि इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। बहुत जरूरी कदम है ये। तो आज हमने इस पूरे रोड मैप को डिकोड कर लिया है, लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जरा सोचिए, अगर सफलता का ये रोड मैप इतना ही सीधा है, सिर्फ 5-6 घंटे की पढ़ाई, मॉक टेस्ट और नोट्स का रिवीजन, तो वो कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा है जो ज्यादातर कैंडिडेट्स को इस साधारण सी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने से रोकती है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या असल मुकाबला परीक्षा के मुश्किल सवालों से या खुद के अनुशासन से? इस पर जरूर विचार करें। बहुत ही गहरा